नरसिम्हा राव जी, जितना क्योटिक वर्ल्ड हुआ है उसमें जब चर्पी वाटर्स हो तो कैप्टन ऑफ द शिप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं थोड़े जो भारत में सेंटर में और स्टेट में बड़े लीडर्स हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हाँ उनके भी बारे में, चार्ट्स के बारे में जानना चाहता हूं। क्योंकि अभी हमने देखा उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं, वो कहते हैं बहुत बड़ा क्राइसिस अभी आने वाला है, अभी तो कुछ आया ही नहीं है। तो उस समय नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो अगर हम, स्टेट इलेक्शन भी अभी हुए हैं, बंगाल में एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आया है जहां पे नेशनल सिक्योरिटी है, शुभेंदु अधिकारी जी। दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक मैसिव सरप्राइज आया है जहां पे चीफ मिनिस्टर विजय आए हैं। पर उन सब पे आने से पहले मैं टॉप से स्टार्ट करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि 24 में वो बहुत प्रेशर में थे कि 2040 आए, जीत थी पर प्रेशर बहुत था। उनकी फोटो भी लोगों ने देखी जहां पे इतनी हैप्पी नहीं लग रही थी। और अब वो बहुत सिक्योर दिख रहे हैं पॉलिटिकली, क्योंकि हर बड़ा प्रदेश वो जीत चुके हैं। बट ये तो एक अपेरेंट चीज है। कुंडली में क्या दिख रहा है आपको, किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए आगे का समय कुछ देर के लिए जाने वाला है? उनके लिए जून जुलाई में कुछ चैलेंज रहेगा। उनको गिराने की कोशिश एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा लेट जून और जुलाई में। उन्हें जागरूक रहना चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा है वो कामयाब तो नहीं रहेगा वो प्रयत्न। और सितंबर के बाद वो और भी मजबूत बन जाएंगे पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे उनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी सितंबर के बाद। इसलिए वो राजनीतिक तौर पे तो कोई डेंजर नहीं है। मगर रही बात, बोलिए। नहीं नहीं, सॉरी, आपने कहा राजनीतिक तौर पे नहीं है, तो क्या आप कोई और डेंजर देख रहे हैं? वो उनकी मंगल दशा चल रही है अभी। और मंगल जो है उनकी कुंडली में वो मार्क है, वो द्वितीयेश और सप्तमेश हैं, इसलिए वो मार्क है। इसलिए स्ट्रिक्टली ज्योतिष के नियमों के अनुसार उनकी मार्ग दशा चल रही है। मगर एक नक्षत्र दशा ही नहीं, एक शूल दशा होती है, निर्याण शूल दशा होती है, कई आयुर् दशाएं होती हैं। उन सारी दशाओं को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके उनके आयुष के लिए कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। कई और साल जीने वाले हैं, मगर टेक्निकली एक मार्गदशा चल रहा है विंशोत्तरी दशा के अनुसार, इसलिए उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि कुछ सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा उन पे, मगर जो भी हम देख रहे हैं पैसा को सेव करने का जो सलाह था उनकी उनकी ओर से, उसे इम्प्लीमेंट करते हुए वो उनका कॉन्वॉय जो है उसे बहुत ही कम कर दिया गया। और ये अच्छी बात नहीं है। ये उनको हटाने से कुछ लोगों को बहुत फायदा होगा, उनको हटाने की कोशिश भी जारी रहेगी। इसलिए मगर जो कि मुझे लगता है कि कोई खतरा नहीं है, मगर टेक्निकली कुछ खतरा है, टेक्निकली स्पीकिंग। सभी फैक्टर्स को बैलेंस करते हुए मुझे लगता है कि कई साल आयुष है उनके लिए। अभी आयुर्भंग का अवकाश नहीं है, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट, एक मुख्य दशा दिखाता है कि ये मार्ग दशा है। इसलिए कुछ कुछ केयरफुल रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं है कि वो अपनी सिक्योरिटी को कम कर रहे हैं। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि वैसे मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप जो चार्ट देख रहे हैं, बट केयरफुल, पीक कॉशन का समय है, पीक कॉशन से चलना काशन चाहिए। का समय है कि आपको हटाने की कोशिश बिल्कुल जारी रहेगी, और वो सक्सेसफुल रहने की थोड़ी संभावना है। थोड़ी, 100% नहीं है, मगर थोड़ी संभावना है, क्योंकि एक मार्ग दशा चल रही है एक दशा के अनुसार। इसलिए देखिए, सेव करना चाहिए, मगर कॉमन सेंस को लूज करके नहीं। जो भी वीआईपी कल्चर रहा है भारत में, उसमें बहुत सारा वेस्टेज है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर उसे इतना कम नहीं करना चाहिए कि एक खतरा हो सकता है। आपको कॉमन सेंस को मन में रखना चाहिए। और एक्चुअली मैं तो अगर राजनीतिक बात करूं, इतने छोटे छोटे नेता हैं जो अपने बाहुबल दिखाने के लिए 100 गाड़ियां आज भी चला रहे हैं, हर पार्टी में है। हाँ। आप उन पे एटलीस्ट डीजीपी में तो स्ट्रिक्टली कीजिए, जिसकी 2 गाड़ी से ऊपर चल रही है, हाँ। कोई कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है, कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है, तो वहीं पे पार्टी से बाहर निकालेंगे। पर प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, बहुत सारे मुख्यमंत्री में आऊंगा, दे एक्चुअली हैव अ थ्रेट, उनको एक्चुअल बिल्कुल, रिक्वायरमेंट है। तो वो बिल्कुल, मैसेज देने के लिए ये बहुत रिस्की मैसेज है। बिल्कुल रिस्की मैसेज है। इस तरह का शो करना, मेरे मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी है।
जी, अब मैं आना चाहता हूँ जो नए कैप्टन बने हैं वेस्ट बंगाल के, शुवेंदु अधिकारी जी। बहुत क्रूशियल स्टेट था, उसके बाद जो-जो चीज़ें निकल के आई हैं, इवन एज़ अ लॉयर मैं शॉक्ड था कि ऐसी चीज़ें हो रही थी कि वहाँ पे इल्लीगल टोल नाकाज़ थे, मैं आपको भी बताऊँगा। इल्लीगल टोल नाका थे कि बिना सरकार के टेंडर के टीएमसी पार्टी वाले जैसे 1500 में रॉबर्स रखते थे ना रोड के ऊपर, उस तरह टोल नाके से हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की कलेक्शन हो रही थी। बीएनएस भारत का कानून, कोई आर्टिकल 370 नहीं था जम्मू कश्मीर की तरह, तब भी बीएनएस के लागू करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इतना ही नहीं, आप जाके देखिए तो वो तो खैर पता है सबको कि जमीन नहीं दे रहे थे बीएसएफ बॉर्डर के लिए, और ऐसी बहुत सारी हैं। टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं करना नहीं चाहता, बट बेसिकली इतनी बड़ी बेसिकली बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव का राज था वो चल रहा था। एक्चुअली राइट, इनफैक्ट उससे भी वर्स था क्योंकि जो राज था वो खुद के स्वयं के लिए था, यहाँ तो विदेशियों को ला ला के पावर किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब शुवेंदु अधिकारी जी के पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो सॉरी, तो उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं उनके चार्ट के अंदर? अनफॉर्चुनेटली उनकी कुंडली हमारे पास नहीं है, उनका एक्यूरेट बर्थ टाइम अवेलेबल नहीं है। मगर पश्चिम बंगाल के जो मंडेन चार्ट्स है, उनको देख के मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आने वाले सालों में पश्चिम बंगाल का जो राज्य है, वो अपने पुराने ज़माने का जो ग्लोरी था, उसे फिर से रिक्लेम कर जाएगा। वहाँ के कई आध्यात्मिक नेता थे, कई स्वातंत्र्य समर योद्धा थे, कई इंटेलेक्चुअल्स थे, कई साइंटिस्ट थे। उनका जो चरित्र है वो बहुत ही महान है। अपने महान चरित्र को जस्टिस देंगे आने वाले सालों में। मुझे बिल्कुल यकीन है कि शुभेंदु अधिकारी जी और जो भी उनके आस-पास हैं, जो भी उनके करीबी मंत्रियाँ हैं, वो सब बहुत अच्छा काम करेंगे और पश्चिम बंगाल प्रगति की ओर बढ़ेगा। मगर आने वाले 2 साल कुछ कुछ अनस्टेबल रह सकते हैं क्योंकि जो स्टेटस को है जिसको आपने तोड़ दिया था, ममता जी तो गई। मैंने पीछे भी कहा था कि खेल खत्म उनके लिए। मैंने 2021 में ही कहा था कि वो तब जीत जाएँगे और 2026 में हार जाएँगे और फिर से वापस नहीं आएँगे। ममता जी का खेल खत्म। मगर जो भी उनके प्रोत्साहन से जो भी वहाँ राज कर रहे थे लोकली, वो सब कुछ करेंगे और उन क्रिमिनल्स के साथ बहुत ही कड़ी कड़ी तरह से उनको प्रोसिक्यूट करना, उनको कुचलना चाहिए। ये होगा आने वाले महीनों में, मगर ये रफ़ली 2 साल, 1 एंड हाफ टू 2 इयर्स लग सकता है। मगर उसके बाद एक गोल्डन पीरियड आएगा पश्चिम बंगाल के लिए। इन जनरल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पश्चिम बंगाल। आपने शुवेंदु अधिकारी जी के साथ एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को कवर कर दिया, ममता बनर्जी, क्योंकि फाइटर हैं वो, ज़मीन पे लड़ रही हैं, अभी भी कोर्ट्स जा रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, बट अब आप उनका एस्ट्रोलॉजिकली रिवाइवल जाने नहीं दो, देखते। करने दो जो भी करना चाहती है, मगर एस्ट्रोलॉजिकली मैंने 2021 में ही कहा था कि उनकी हुँ, अच्छी दशा 2024, 2025 में खत्म होती है। उ हुँ, उस टर्म के बीच में ही गिर सकती है या नहीं तो एटलीस्ट हुँ, टर्म के अंत में बिल्कुल गिर जाएँगे और फिर से ऊपर नहीं आएँगे। उनका खेल खत्म। जैसे मायावती जी का हुआ था उत्तर प्रदेश हुँ, में, ममता बनर्जी का फेट उसी तरह रहेगा, फिर वापस नहीं आएँगे। क टीएमसी के कुछ लोग एक नया हुँ, पार्टी बना के कुछ-कुछ हिस्सों में बढ़ सकती है और उनमें से एक बलवान बन के हुँ, बीजेपी का मेन विपक्ष बन सकता है। हुँ, मगर उसमें ममता जी का प्रस्ताव नहीं रहेगा। ममता हुँ। जी तो खेल खत्म। जी, और मैं एक और व्यक्ति वेस्ट बंगाल में डिस्कस करने ज़रूरी हैं, जबकि वो नेशनल चेहरा हैं, अमित शाह जी, जो हाँ, 15 दिन वहाँ बैठे, 20 दिन बैठे, बॉर्डर सिक्योरिटी उनके अंडर आती है, बड़े चैलेंजेस हैं, और ये उनकी लाइफ में पिछले 10 सालों में बहुत जीतें हुई हैं, बट ये एक मेरे ख्याल से क्राउनिंग ग्लोरी है जीत की। तो अमित शाह जी के आप आगे क्या देख रहे हैं चार्ट में? वो बिल्कुल पीवी नरसिम्हा जैसे हैं, उनकी कुंडली के हिसाब से दोनों का लग्न कन्या लग्न है। दोनों भी अच्छा। बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही हुँ, होनहार हैं। वो अच्छी तरह सोच समझ के जाते हैं। खुद जो भी करना चाहते हैं, हुँ, दिखावे के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो करते हैं हुँ, जब उन्हें उन्हें बिल्कुल यकीन है कि वो जीत जाएँगे। वो मगर ये एक बुरी बात है कि उनका साढ़े साथ ही चल रहा है और कई साल है। वो हुँ, रफ़ली 6 साल तक उनका साढ़े साथ ही चलने वाली है। इसलिए और दशाओं को देके भी दशाओं को और दूसरी
दूसरे गोचारों को देख के भी मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य जो है उसकी ओर ध्यान ध्यान रखना चाहिए। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके लिए आने वाले सालों में, और शायद गुजरे हुए कुछ सालों में भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, शायद हमें पता नहीं, मगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और आने वाले सालों में भी कुछ हो सकते हैं। इसलिए अपने हेल्थ, पार्टी के लिए और देश के लिए काम करते भी अपने हेल्थ को केयरफुली, अपनी हेल्थ की ओर केयरफुली ध्यान रखना चाहिए उन्हें। मगर मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। कुछ लोगों का सोचना यह है कि जब नरेंद्र मोदी जी वॉलंटरली हट जाते हैं, अमित शाह जी उनकी जगह आने वाले हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। उनकी कुंडली ऐसी है कि वो पीछे रह के जो भी नेता है वो चाणक्य रहेंगे, चंद्रगुप्त नहीं। एक चंद्रगुप्त जाने के बाद और एक चंद्रगुप्त मिलेगा, मगर वो चाणक्य रहेंगे, वैसी कुंडली है। इसलिए मुझे लगता है कि वो आने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। जी, अब मैं एक ही ईस्ट में और बात करना चाहूँगा। एक और बड़ा चुनाव था जो बहुत कंफर्टेबली बीजेपी जीती, बट लोग अब उसको एक ग्रांटेड मान लेते हैं, ये भूल जाते हैं असम कितना मुश्किल स्टेट है, कितना चैलेंजेस है, बिकॉज़ जीतने की आदत पड़ गई है, लोग इसको बहुत ईज़िली ले रहे हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो दोबारा वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं और आयरन ग्रिप से बने हैं, हाँ। उनका आप क्या देख रहे हैं? कितने चैलेंजेस देख रहे हैं असम की गवर्नेंस में, या असम के चैलेंजेस आपको लगता है उन्होंने हैंडल कर लिए हैं और आगे क्या होना है? हिमांत जी की कुंडली पिछले सालों में कई कुंडलियाँ उनकी आ चुकी है मेरे पास, अच्छा। कई एस्ट्रोलॉजर से, मगर कोई एडअप नहीं करता था। मुझे लगता था कि कुछ गड़बड़ है, ये उनकी कुंडली नहीं हो सकती है। मगर पिछले हफ्ते एक कुंडली आई है एक रिलायबल सोर्स से, और ये एक अच्छी तरह एडअप करती है, मगर मैंने डीपली एनालाइज़ नहीं किया है, इसलिए डीप कमेंट्स अभी नहीं दे पाऊँगा। कुछ हफ्ते बाद मैं उनकी कुंडली के बारे में बात कर सकूँगा। मगर एट ए हाई लेवल 2012 से लेके 2032 मई तक का समय जो है, ये उनके लिए स्वर्ण समय है, गोल्डन पीरियड है उनके लिए, और कोई खतरा नहीं है, उनके लीडरशिप के लिए कोई खतरा नहीं। जो असम पे उनका उनका फुल कंट्रोल है, जो असम के लोग उनके साथ प्यार करते हैं, ये इसी तरह रहेगा, और अच्छा समय 2032 तक है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर वो दूर की बात है, अभी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले सालों में क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकते हैं या नहीं, मेरे पास इसका जवाब अभी नहीं है। मैं केयरफुली स्टडी करके इसके बारे में फ्यूचर में बात कर सकता हूँ। आप एक बारी एक बहुत ही कैपेबल लीडर हैं, बहुत सारे राजयोग हैं उनकी कुंडली में, और वेरी फिलोसॉफिकल है वो वो चीरफुली बात करते हैं, उनका पर्सनैलिटी ऐसा है, मगर वो बहुत ही फिलोसॉफिकल हैं, बहुत ही कैपेबल पर्सन हैं, और उनका गोल्डन समय 2032 तक खत्म नहीं हो रहा है। अब एक बारी डीप स्टडी करेंगे तो फिर मैं दोबारा उस पे आऊँगा। अब मैं आना चाहता हूँ नॉन बीजेपी कुछ, क्योंकि हमने सिर्फ बीजेपी किया। तमिलनाडु में पहले चुनाव में अप्रत्याशित जीत होती है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं विजय, एंड उसके साथ ही एक अपने एस्ट्रोलॉजर को पहले एक ऑर्डर आता है ओएसडी बनने का, फिर वो ऑर्डर चेंज होता है कि नहीं रहेंगे, वो भी एक सेपरेट डिबेट है। तो आपके अनुसार, मैं एक कमेंट कर दूं उस पे, मुझे लगता है कि हमारे देश में बिना पढ़े, बिना किसी प्रोफेशन के व्यक्ति को बड़े से बड़ा पद मिल जाता है। तो कोई एस्ट्रोलॉजर है, इस बात पे कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी, बट एनीवेज दैट्स द चीफ मिनिस्टर्स डिसीजन, तो वो जाने और क्या जाने। बट विजय की आप क्या देखते हैं, आने वाला समय कैसे होने वाला है फॉर द न्यू चीफ मिनिस्टर? विजय की कुंडली जो है राशि कुंडली पे कॉन्फ्रेंस है, मगर नवांश दशांश सारे वर्गचक्र जो हैं वो कॉन्फिडेंटली नहीं जानता हूँ, क्योंकि एक्यूरेट बट टाइम हमारे पास नहीं है। मगर टीवीके का फॉर्मेशन चार्ट एक्यूरेटली अवेलेबल है, इसलिए विजय की राशि कुंडली को और टीवीके के फॉर्मेशन चार्ट को और उनके स्वेरिंग इन चार्ट, जब वो वोट लिए थे, प्रमाण स्वीकार किया था, उस कुंडली को नज़र में रखते हुए मेरा बेस्ट असेसमेंट ये है कि ये जो गवर्नमेंट अभी बनी है, ये दूसरे इसे नचाएँगे। भारत के बाहर ऐसी शक्तियाँ जो भारत को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं। उन शक्तियों के कंट्रोल में हैं वो शक्तियाँ, उन्होंने उन्हें फाइनेंस किया था, और लोग समझते हैं कि क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्टर है इसलिए वो जीत गया है। मगर ये
एक स्मॉल रीज़न है। पवन कल्याण जी जो हैं वो उतने ही अच्छे और बड़े लीडर हैं आंध्र प्रदेश में, मगर एक इलेक्शन में वो 2 कंस्टिट्यूएंसीज़ में हार गए। दूसरी साइकिल में उन्हें कुछ विजय प्राप्त हुई है। और कई लीडर्स हैं तमिलनाडु में भी, वो इस तरह जीत नहीं हासिल कर सके। मेरा कैलकुलेशन ये है कि एक बहुत ही डायबॉलिकल गेम प्लान है उन्हें लाने में, और एंटी नेशनल, एंटी सनातन धर्म फोर्सेस जो हैं, उनके काबू में हैं विजय जी। और एक बात कहना चाहूँगा, लोग समझते हैं कि तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में जो भी सिनी एक्टर्स हैं, वो डोमिनेट करते हैं, मगर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि विजय की कुंडली ऐसी है कि वो एमजीआर जैसे बन सकते हैं। एमजीआर जी राजनीति में कई साल गुज़रने के बाद वो इलेक्शंस में आए थे। उन्हें बहुत ही गहरा अंडरस्टैंडिंग था राजनीति का बिफोर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर। विजय प्रीमेच्योरली आ गए हैं। और एक बात है, देश बदल चुका है। जो सोशल मीडिया है, जैसे लोग जुड़े हुए हैं, ये नहीं टिक पाएगा एमजीआर की तरह। लोग समझते हैं कि ये एमजीआर है और त्रिशा कृष्णन वो जयललिता जैसी है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये सरकार तो आने वाले 2027 फरवरी के बाद उनके लिए खतरे का समय है, और 2027 जून के बाद उसका साढ़े साथी नहीं, कर्म शनि शुरू होगा। उनके कर्मस्थान में शनि आ जाएगा, वो पदभ्रष्ट कर सकता है वो शनि। इसलिए 2027 फरवरी के बाद, पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में, या नहीं है तो डेफिनेटली 2028 अंत में या 2029 शुरू में, ये उनके लिए खतरे का समय है। ये सरकार गिर सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 सालों में ये सरकार गिर के और एक सरकार आके वो भी गिर के फिर इलेक्शंस हो सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि 2029, लेट 2028 और अर्ली 2029 में शायद तमिलनाडु में और एक चुनाव हो सकता है। तब विजय का पार्टी, मेरा कैलकुलेशन है कि वो मेन अपोजिशन रहेगा। इन जनरल विजय जी जो हैं, वो राजनीति में कई साल तक रहेंगे, मगर जो भी सक्सेस अभी उन्हें मिला है, ये शाश्वत नहीं रहेगा। और ये एक एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। मगर ये विपक्ष में रह सकते हैं आने वाले चुनाव के बाद। इन जनरल ये एमजीआर जैसे नहीं रहेंगे। ये सरकार बहुत ही स्ट्रगल करेगा और गिर जाएगा, और गिरने के बाद वो एडीएमके तो खत्म हो जाएगा, और डीएमके फिर भी होगा, मगर वो वीक रहेगा। और डीएमके और टीवीके शायद और मजबूत रहेगा, मगर एक और पार्टी बीजेपी या और एक पार्टी बलवान बन सकता है आने वाले चुनाव में। मैं जो आप चार्ट देख के बोल रहे हैं, मैं होप कर रहा हूं कि ये वाली आपकी बातें ना सही निकलें, क्योंकि तमिलनाडु नीड्स अ रेनेसेंस। जिस तरह उदयनिधि स्टालिन ने वहां पे बोला और असेंबली में भी बोला, आई होप विजय टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट। जैसे मुझे ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैंने उनका कुछ देखा नहीं। मैं एक बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वो धार्मिक नहीं है। वो धार्मिक होने का नाटक कर सकता है, धार्मिक होने का दिखावा कर सकता है, और लोगों को खुश करने के लिए जो भी डायलॉग उसके राइटर्स उसके लिए लिख देते हैं। ये एक एक्टर है, एक मूवी है। एक राहुल गांधी नाम के एक हीरो को लेके एक मूवी बनाने की कोशिश की थी सेम प्रोड्यूसर्स ने, और बाद में केजरीवाल नाम के एक हीरो को लेके एक मूवी बनाने की कोशिश थी। वो मूवी अटर फ्लॉप रही है। इसलिए एक प्रोफेशनल एक्टर को हीरो बना के वो अभी मूवी बना रहे हैं। ये सिर्फ एक्टर है, और कुछ राइटर्स हैं, शायद वो कॉमन है इन सारे मूवियों में। वो राइटर्स डायलॉग्स लिखेंगे, ये डायलॉग अच्छी तरह डिलीवर करेगा। अगर अब वो ट्यून बदलेंगे, कुछ हिंदुओं को खुश करने के लिए कुछ कहेंगे, मगर जो भी कहते हैं उसे नज़र में मत रखिए, जो भी करते हैं उसे नज़र में रखिए। और मुझे लगता है कि ये सनातन धर्म के लिए अच्छा रेजिम नहीं रहेगा। जैसे डीएमके का रेजिम रहा था, उसी तरह रहेगा ये रेजिम। मगर ये केयरफुली बातें करेंगे, ये बुरी बातें नहीं करेंगे, मगर जो करते हैं फील्ड पे वो बहुत बुरा रहेगा, और ये बीजेपी के लिए एडवांटेजेस बनेगा आने वाले इलेक्शन में।
ये वही साइक्लिक चीजें हैं, किस तरह चलती हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, एक्शन देखने पड़ेंगे, बातें नहीं। एंड बातें आई नहीं। होप, मैं तो यही होप करूंगा कि ये एक्शन अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी, क्योंकि सनातन ने बहुत सफर किया तमिलनाडु में, कि एक्शंस कुछ अच्छे करें। बट देखते हैं अब क्या होता है। बट मैं आना चाहूंगा एक और व्यक्ति पे, उदयनिधि स्टैलिन पे। आज इतने रेलेवेंट नहीं है, बट असेंबली में वो डबल डाउन करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स पे, और आप कह रहे हैं डीएमके एकदम गायब नहीं हो रही। तो क्या आपको लग रहा है कि उदयनिधि स्टैलिन, जिसका तो एक क्लियर वर्डेड व्यू है सनातन एरेडिकेट करने का, डू यू थिंक कि अभी भी उनकी कुंडली में क्या है, सत्ता से बिल्कुल बाहर है, या वो सनातन के लिए जिस तरह बोल रहे हैं वो सत्ता के करीब भी पहुंच सकते हैं? मुझे विश्वास है कि डीएमके फिर से सत्ता में नहीं आएगा। डीएमके आने वाले चुनाव में कुछ साल, शायद 5 साल बाद नहीं, मगर उससे पहले शायद 3-4 सालों में, जो भी 3 सालों में शायद जो भी चुनाव आने वाला है, उसमें टीवीके के वोट स्प्लिट करना ही डीएमके का काम रहेगा। वो सत्ता में नहीं आ सकेंगे, मगर वो ज़िंदा रहेंगे। जैसे एडीएमके है, अन्ना डीएमके, वो ज़िंदा नहीं बचेगा, उसके टुकड़े बन जाएँगे, कुछ डीएमके में मिल जाएँगे, कुछ बीजेपी में मिल जाएँगे, कुछ टीवीके में मिल जाएँगे, मगर एडीएमके तो मिट मिट जाएगा आने वाले चुनाव से पहले। मगर डीएमके एक एक पावरफुल फ़ोर्स रहेगा और टीवीके एक पावरफुल फ़ोर्स रहेगा। मगर मुझे लगता है कि लोग, जो भी होगा आने वाले सालों में, लोग तंग आ चुके होंगे, और एक फ़ोर्स, जैसे विजय जी पावर में आ गए हैं अब, वो फ़ोर्स तब पावर में आएगा। उस फोर्स में क्या आप अन्नामलाई जी का कुछ रोल देखते हैं? आपको बिल्कुल। अन्नामलाई जी के चार्ट पे क्या दिखता है? थोड़ा अन्ना, क्योंकि आज अगेन बिल्कुल चुनाव से बाहर रहे, बट बहुत लोगों को उनमें बहुत उम्मीद है। तो आप क्या देखते हैं, वो चार्ट में रेलीगेट हो गए हैं साइड लाइंस पे, या डू यू थिंक देयर इज ग्रेट फ्यूचर अहेड अभी? मेरे हिसाब से अन्नामलई जी की कुंडली में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये बिल्कुल, मैं कई साल पहले कहा था कि वो लेट 2020s में या लेट 2030s में ये तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनेगा, और उनकी कुंडली में वो पावर है। मगर उनका बेस्ट पीरियड अभी नहीं शुरू हुआ है। 2023 में एक अच्छा पीरियड शुरू हुआ था, मगर राशि और दशांश में एक कुंडली के हिसाब से अच्छा पीरियड शुरू हुआ था, मगर दूसरे के हिसाब से अभी एवरेज पीरियड है। मगर आने वाले साल में 2027 में उनका अच्छा समय शुरू होने वाला है, और उसके बाद उनका इतना इतना अच्छा होगा। और एक्चुअली उनके वार्षिक कुंडली जो है, जून में उनका बर्थडे है, आने वाले 2 हफ्तों में, आई थिंक जून 4। उस बर्थडे के बाद जो नई वार्षिक कुंडली है, वो बहुत अच्छी है। इसलिए इस साल में उनका जो उनका जो प्रोग्रेस है, वो शुरू होगा, बिल्कुल शुरू होगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है कि भाजपा में उन्हें वापस वापस भाजपा पे कमांड उन्हें दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी हुआ है, उनके हटा के वो जिस इलेक्शन में एडीएमके के साथ लड़े थे इलेक्शन, ये सब अमित शाह जी का कैलकुलेशन था मेरे हिसाब से। इसलिए नहीं है कि वो अण्णामलई में नहीं मानते हैं या उनमें फ्यूचर नहीं दिखता है, मगर उनका कैलकुलेशन ये था कि अगर बीजेपी, एडीएमके, टीवीके सब सेपरेटली कंटेस्ट करें तो डीएमके ज़रूर जीत जाता। टीवीके नहीं सरकार बनाता, मगर स्टालिन जी पावर में रहते। स्टालिन जी को कमज़ोर बनाने के लिए, एडीएमके को ख़त्म करने के लिए, उनके साथ लड़के, और डीएमके टीवीके में फाइट होगा, और रहे, या तो टीवीके पावर में आएगा या एडीएमके पावर में आएगा। सो इसलिए उन्होंने सोच समझ के ये किया है, डीएमके के सरकार को हटाने के लिए। क्यों, बल्कि अन्नामलई जी को उनका करियर खत्म करने के लिए नहीं है, और वो अभी खत्म हो गया है। जो भी करना चाहते थे स्ट्रैटेजी, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, और शायद रिजल्ट्स उनके एक्सपेक्टेशंस से बढ़ के आए हैं, क्योंकि एडीएमके खत्म होने की दिशा में चल रही है, और डीएमके भी बहुत कमज़ोर बन चुकी है। और एक ऐसा नेता जो कुछ भी नहीं जानता है, वो अब उसे एक बहुत ही अस्थिर सरकार को लीड करना पड़ रहा है। ये भाजपा के लिए, और शायद 2-3 फाइनल रेस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उनमें से ये सब सेपरेटली लड़के डीएमके को जिताने से, ये सारे 2-3 सिनेरियो उनको अच्छे लगे।
मगर उनमें से भी बहुत अच्छा सिनेरियो अभी आ चुका है, इसलिए वो खुश रहेंगे। मगर अब ये करना चाहिए कि भाजपा को स्ट्रांग बनाए, मजबूत बनाए तमिलनाडु में। और टीवीके को लेके एक बात यह है कि वो एंटी सनातनी है, और दूसरी बात यह है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो तुगलक की तरह काम कर रहे हैं। वो इन दोनों बातों पे लोगों का ध्यान रख के आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर करके कैडर को मजबूत बना के ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि सारे कंस्टिट्यूएंसीज में आप लोगों को खड़ा कर सके, अच्छे लोगों को खड़ा कर सके। सो इस बात पे वो अपना नज़र रखेंगे आने वाले सालों में। और बिल्कुल जून के बाद अन्नामलाई जी को फिर से अध्यक्ष बना देंगे, और उनको पार्टी की जो रस्सियाँ हैं उन्हें सौंप देंगे अन्नामलाई को, मुझे बिल्कुल विश्वास है। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ये कैलकुलेट कर सकते हैं अमित शाह जी और अन्नामलाई जी। बाय द वे दोनों का लग्न अगेन कन्या लग्न है, दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और दोनों एक वेवलेंथ पे रह सकते हैं जनरल। और शायद वो ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक नेशनल पार्टी बीजेपी, जिसका हिंदू होने का इमेज है, वो तमिलनाडु में कभी जीत नहीं सकता है, और हमें तमिल नेम का पार्टी कुछ कड़गम द्रविड़ा सम तमिल नाम रख के फाइट करना चाहिए। तो ये भी मुमकिन है कि अन्नामलाई जी एक नया पार्टी शुरू करके उसकी तरफ से लड़ सकते, उसे मजबूत बना के उसकी तरफ से लड़ सकते हैं। मगर तब भी मुझे यकीन है कि वो भाजपा से अलाइन होंगे इफेक्टिवली, लेके भाजपा सब्सिडियरी, लोगों को खुश करने के लिए एक नया पार्टी, मगर ये भाजपा का एक सब्सिडी रह सकता है। दोनों पॉसिबल है, मगर जो भी होगा अन्नामलाई जी का रईस तो अनअवॉइडेबल है आने वाले सालों में, पर्टिकुलरली आने वाले साल में अन्नामलाई जी का रईस बिल्कुल होगा, और बिल्कुल वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले सालों में। टिपिकल संघ वे में आप एक लॉन्ग गेम देख रहे हैं तमिलनाडु में, कि मल्टीपल ऑप्शंस रखते हुए एक थोड़ी लॉन्ग गेम खेली जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगता है जी। मैं लास्ट 2 नामों पे आना चाहूंगा, यूपी, क्योंकि डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव, पहले थोड़ा उन पे और फिर योगी आदित्यनाथ जी पे। अखिलेश जी जो हैं उनका नेक्स्ट ईयर जब चुनाव होगा, उनका समय अच्छा है, मगर योगी जी का समय उससे भी बढ़ के अच्छा है, और योगी जी का तो गोल्डन टाइम है। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश जी, उनका परफॉर्मेंस जो है वो ममता जी से, स्टालिन जी से बढ़ के रहेगा। वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे रिलेटिवली, मगर जीत नहीं पाएंगे, और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी का अच्छा समय देख रहे हैं, तो मतलब विपक्ष में थोड़े और मजबूत होंगे, थोड़े और इतना अच्छा समय नहीं देख रहे कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो रिलेटिव, अगर आपका अच्छा समय है और आपके प्रत्यर्थी जो है उसका और भी अच्छा समय है, तो वो जीत जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी को अगर आपका इतना अपमान नहीं होगा जैसे ममता जी का हुआ था। थैंक यू नरसिम्हा राव जी, आपने पूरा जो फ्रॉम वर्ल्ड और उसके बाद जो ये कुछ मुख्य नेता हैं जो मुझे लगता है आने वाले समय में सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको कवर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम।